हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10 अनदर क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज टेक प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, दिल्ली मोटर्स लिमिटेड took the decision that now the survival in the market could be possible only by adopting the modern technology। यहाँ पर बोला गया कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं, तो इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली मोटर्स ने डिसीजन लिया कि हम मार्केट में तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे। इट इम्प्लीमेंटेड दिस डिसीजन टू डू द प्रोडक्शन बाय यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और उन्होंने इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी किया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन स्टार्ट भी किया। द कंपनी हैड टू अपॉइंट इन अ लार्ज नंबर द स्पेशलिस्ट इन दिस टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें स्पेशलिस्ट को हायर करना पड़ा। देखो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हर किसी को नहीं आता उसे कैसे ऑपरेट करना है, तो उसके लिए हमने बाहर से स्पेशलिस्ट को हायर किया। एज सून एज दीज पीपल एंटर द कंपनी, द एम्प्लॉयज़ वर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। जैसे ही स्पेशलिस्ट कंपनी में आए, जो कंपनी थी उसके सभी एम्प्लॉयज़ 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए। वन ग्रुप वॉज ऑफ द स्पेशलिस्ट, एक ग्रुप में वो स्पेशलिस्ट जिनके पास हायर एजुकेशन है, हायर नॉलेज है, और दूसरे ग्रुप पे जितने बचे हुए एम्प्लॉयज़ थे वो सब आ गए। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली 2 आपके वर्ग बन गए, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। यानी एक वो लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली स्पेशलिस्ट हैं, जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने की नॉलेज है, और दूसरा वर्ग रेस्ट एम्प्लॉयज़ जिनके पास अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है। द कंपनीज एनवायरमेंट बिगेन टू deteriorate. To cope with the situation, the company had to call a team from outside which removed the difference cropped up among the employees. अब कंपनी का जो एनवायरनमेंट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा, ख़राब होने लगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 ग्रुप्स बन गए हैं, ये एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। जो हायर स्पेशलिस्ट हैं उनकी अपने ईगो क्लैशेस हैं, उन्हें लगता है हम ही सब सही कर रहे हैं, और जो एम्प्लॉयज़ इतने सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें लगता है हमें भी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये हर जगह क्लैशेस हो ही जाते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, राइट। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन हैज़ बिन मैंशन। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस का कौन सा पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि इसमें 3 इंपॉर्टेंस बताई गई हैं। उन 3 इंपॉर्टेंस के नाम आपको यहाँ दिए गए हैं, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन। ग्रोथ इन साइज कहता है कि जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट। फंक्शनल डिफरेंशिएशन कहता है कि अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं आपके यहाँ तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। और स्पेशलाइजेशन कहता है कि अगर आपके यहाँ स्पेशलिस्ट हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वहाँ पर ईगो क्लैशेस होने के चांसेस होते हैं, वहाँ कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है स्पेशलिस्ट के ऊपर डिपेंड है, तो स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The general manager of Uttaranchal Wood Private Limited called a meeting for the production manager and sales manager, both of his company. इन्होंने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर को बुलाया है। He explained to them that both of these departments are the base of the company success. उन्होंने कहा कि ये दोनों ही डिपार्टमेंट, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या सेल्स डिपार्टमेंट हो, दोनों ही कंपनी की सक्सेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Therefore, it is very necessary for both departments टू वर्क विद कोऑर्डिनेशन। इसलिए दोनों ही डिपार्टमेंट्स के लिए नेसेसरी है कि वो कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करें। ऑल्सो दे वर टोल्ड दैट वट एवर द डिसीजन दे टुक फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट विच कुड अफेक्ट अदर्स, दे मस्ट गिव इन्फॉर्मेशन टू देम इमीडिएटली। उनसे ये भी कहा गया कि आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, वो दूसरों को अफेक्ट कर सकता है, तो आप अपने सारे डिसीजन को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे इमीडिएटली सबके साथ। They did the same, उन्होंने ऐसा ही किया। As a result of this, there never arose a situation in the company when the sales order could not be complied with because of the shortage of goods. अब इसका रिजल्ट क्या निकला, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट जब भी कोई डिसीजन ले रहा है तुरंत इन्फॉर्म कर रहा है दूसरे डिपार्टमेंट्स को। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही कि कभी भी सप्लाई के टाइम पर गुड्स की शॉर्टेज हो जाए या ऑर्डर कंप्लीट ना हो पाए, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया, क्योंकि वो हर एक इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स को पास ऑन कर रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन का यहाँ हाईलाइट किया गया है। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। सो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एक साथ वर्क कर रहे हैं, मिलकर वर्क कर रहे हैं, एक एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, तभी इनके ऑर्डर्स टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं। सो ये यूनिटी में काम कर रहे हैं, राइट। सो कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल द मेंबर्स ऑफ क्रिकेट टीम स्टार्ट डूइंग एनी एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल इन द कोर्स टू प्ले. द रीज़न फॉर दिस वॉज दैट टीम डिड नॉट हैव एनी कैपेबल कैप्टन. यानी क्रिकेट टीम के जितने भी मेंबर्स थे वो सारी एक्टिविटीज़ अपने तरीके से ही कर रहे थे जैसे वो करना चाह रहे थे, ठीक है, गेम के दौरान. और इसका रीज़न ये था क्योंकि उनके पास कोई कैपेबल कैप्टन नहीं था जो उन्हें टाइम टू टाइम डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सके. Whenever the team play, it was defeated. जब भी वो खेल रहे थे वो हार रहे थे. When the manager of the team realized this, he changed team's captain. ठीक है, जैसे ही मैनेजर को ये रियलाइज हुआ तो उन्होंने टीम के कैप्टन को चेंज कर दिया. The new captain divided the different activities of the game among the players according to their individual interest and caliber. Important line है ये, ठीक है. जो न्यू कैप्टन आया, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया और उस प्लेयर को दिया जिसका उसमें इंटरेस्ट है. आपका जिसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, अगर आपको वो काम दिया जाए तो उसमें आप अपना 100% देते हैं, जितना आपका कैलिबर है, जितनी आपकी कैपेसिटी है. तो उन्होंने जो वर्क डिवाइड किया वो एक इंडिविजुअल प्लेयर के इंटरेस्ट और कैलिबर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया. नाउ द टीम स्टार्टेड विनिंग. अब टीम ने जीतना शुरू कर दिया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीम वॉज विक्ट्री अर्लियर एज वेल एज नाउ. पहले भी टीम का जो ऑब्जेक्टिव था वो जीतना ही था, अब भी है. बट अर्लियर देयर वाज नो इंटीग्रेशन इन द एफर्ट्स ऑफ द प्लेयर. लेकिन पहले क्या था, प्लेयर्स जो भी कर रहे थे वो इंटीग्रेटेड होकर कोई एफर्ट शो नहीं हो रहा था, मतलब उनके एक साथ वो वर्क नहीं कर रहे थे, राइट. बट नाउ इट हैड बीन इस्टेब्लिश. लेकिन अब क्या है, वो जो भी वर्क कर रहे हैं मिलकर कर रहे हैं. और दूसरी चीज़, हमारे कैलिबर के अकॉर्डिंग हमें वर्क मिला हुआ है तो वर्क भी अच्छा ही हो रहा है. अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करना है. तो पहले जो टीम बिखरी हुई थी, काम सबको आता था लेकिन वो वर्क कर नहीं पा रहे थे. लेकिन अब न्यू कैप्टन ने क्या किया, इन सबको यूनाइट कर दिया. इन सब के पास वर्क डिवाइड किया और इन सबको यूनाइट कर एक टीम की तरह वर्क इनसे करवाया गया. सो कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट, ग्रुप एफर्ट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फ्यू ईयर अगो देयर वर ओनली 500 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन योर पब्लिक स्कूल. यानी योर पब्लिक स्कूल में पहले सिर्फ 500 स्टूडेंट्स पढ़ते थे. अच्छा देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पूरी केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पढ़ो कि ये 500 स्टूडेंट्स पहले पढ़ते थे, ठीक है. अब ये जो स्कूल हैज़ रीच द फिगर अबाउट 2500. अब ये 2500 यानी आपका 5 गुना बढ़ गया, राइट. अब आपसे पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन, लास्ट पढ़ो, विच पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन हैज़ बिन मैंशन इन द पैराग्राफ गिवन अबव. कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ मैंशन की गई है. तो मुझे पता है कि कोऑर्डिनेशन की 3 इंपॉर्टेंस है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन, ग्रोथ इन साइज. और यहाँ 500 से अगर 2500 स्टूडेंट्स हो गए हैं, यानी इनका साइज इंक्रीज हो गया है, तो अल्टीमेटली ग्रोथ इन साइज ही इसका करेक्ट आंसर होगा. आपको पूरी केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट. तो इस तरह से अगर आप स्मार्टली देखेंगे तो क्वेश्चन के आंसर बहुत ईजिली भी आपको मिल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. The objective of the marketing department of Sundaram Kidswear Limited is to increase sales by 10% by offering discount. यानी ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि उन्हें सेल्स इंक्रीज़ करनी है, तो उसके लिए इन्होंने क्या करना शुरू किया, डिस्काउंट देना शुरू किया. बट द सेम फाइनेंस डिपार्टमेंट मे नॉट अप्रूव ऑफ सच डिस्काउंट. देखो इसका आंसर भी आपको यहीं मिल जाता है. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. फिर से हमें पता है कि बस यही 3 कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस है. और यहाँ क्लियरली मुझे दिख गया कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए 10% का डिस्काउंट दिया, और वहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि ये डिस्काउंट हम नहीं दे सकते क्योंकि इससे हमारा लॉस हो रहा है, राइट. तो यानी 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और इन दोनों के बीच में क्लैशेस हो रहा है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है. और यही कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस कहती है कि जहाँ पर भी फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, वहाँ कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है. तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन इसका करेक्ट आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. सुहासिनी प्लान्स हर विंटर कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ. सुहासिनी ने अपनी जो विंटर कलेक्शन थी वो जून के मंथ में डिसाइड किया शो करना. She has to then ensure that there is adequate workforce and continuously monitor whether production is proceeding according to plans. और उन्होंने ये भी डिसीजन लिया कि जो मुझे एडुकेट वर्कफोर्स यानी एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन सही तरीके से हो सके, और वो प्रोडक्शन को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर भी कर रही थी कि प्लान के अकॉर्डिंग हो सके, राइट. Her marketing department also has to be briefed in time to prepare their promotion and advertisement campaigns. उनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था वो भी बहुत कोशिश कर रहा था प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स को चलाने के लिए. प्रिपेयर कर रहे थे अभी से. देखो जून में प्रिपेयर करना शुरू करोगे तब आप विंटर्स तक सब चीज़ ला पाओगे मार्केट में. अब आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन.
सो ये यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमें विंटर कलेक्शन को फाइनलाइज करने के लिए, रेडी करने के लिए हम जून से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जून से हम एम्प्लॉयज़ को भी हायर कर रहे हैं, प्रोडक्शन के ऊपर भी मॉनिटर कर रहे हैं, हम एडवर्टीजमेंट कैंपेन और प्रमोशनल टेक्निक्स भी लेकर आ रहे हैं। सो जून से स्टार्ट करेंगे, विंटर्स तक चलता ही रहेगा ये प्रोसेस, राइट। सो कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। स्टार्टिंग से ही हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है, जब से भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लगातार रिक्वायरमेंट है इसकी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक केस स्टडी के बेसिस पर 3 से 4 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, राइट। इसमें अगर आप केस स्टडी सही से पढ़ लोगे तो मतलब जहां आपको एक क्वेश्चन में 30 सेकेंड और 1 मिनट लगता था, वहां आप सारे आंसर्स 1 मिनट में कर सकते हो अगर आपने केस स्टडी सही तरीके से पढ़ ली। पढ़ते हैं क्वेश्चन। सेल्फ डिपेंडेंट भारत लिमिटेड इज़ अ फेमस कंपनी। दिस कंपनी रन अ स्कूल एंड हॉस्पिटल। ये एक फेमस कंपनी है और ये स्कूल और हॉस्पिटल्स रन करते हैं। बोथ द यूनिट ऑफ द कंपनी आर रनिंग सक्सेसफुली, और दोनों ही चीज़ें स्कूल और हॉस्पिटल सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस इज कंसीडर्ड टू बी देयर वेरी गुड मैनेजमेंट, और सीक्रेट इनका यही है कि इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। इन एन इंटरव्यू द CEO ऑफ द कंपनी टोल्ड दैट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू इफेक्ट improvement in the standard of life of the people through better education and health। CEO जो थे कंपनी का, उन्होंने कहा कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर सकें पीपल का बाय गिविंग देम बेटर एजुकेशन और बेटर हेल्थ। ठीक है, एजुकेशन अगर अच्छी मिलेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, हेल्थ अच्छी मिलेगी तो आपकी लाइफ की एकदम मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी। दे वॉन्ट टू अचीव दिस गोल एट एनी कॉस्ट, और वो ये कहते हैं कि हम इस गोल को कैसे भी अचीव करना चाहते हैं, यानी एनी हाउ हम अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते ही रहेंगे। On being asked a question about very good management, he replied that all their managers are well trained and experienced, but they are not members of any association। और अगर जब उनसे पूछा गया कि आपकी अच्छी मैनेजमेंट का रीज़न क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे जितने मैनेजर्स हैं वो वेल ट्रेन हैं, एक्सपीरियंस हैं, लेकिन वो किसी एसोसिएशन के साथ नहीं जुड़े हैं। In answer to the last question, as the CEO replied in detail that all the activities of their company do not run very well on their own। लास्ट क्वेश्चन में उनके CEO ने रिप्लाई किया कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी कंपनी की, ठीक है, वो अपने आप अच्छे से नहीं चल रही हैं, बट टू मेक देम रन सो अ लॉट ऑफ लेबर हैज़ टू पुट इन इट। मतलब सारी एक्टिविटीज ऐसा नहीं है वो खुद से अच्छे से चल रही हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट पुट इन बाय द कंपनी, ऑल द वर्कर एम्प्लॉय डिसाइड अ डायरेक्शन फॉर देम सेल्फ। तो जितने भी एफर्ट्स उनकी कंपनी कर रही है, उसी की मदद से क्या हो रहा है कि सभी वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ जो भी हैं, वो खुद से डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, एंड देन दे वर्क इन दैट डायरेक्शन, और वो उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। एट द एंड ही सेड ही दैट दे ऑलवेज कॉन्टिन्यू टू पुट सच एफर्ट, और वो लास्ट में कहते हैं कि हम यही एफर्ट्स कॉन्टीन्यूसली देने की कोशिश कर रहे हैं। सो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका पूछता है कि जो सीक्रेट है सक्सेस, मतलब ये जो लाइन है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ दिस कंपनी इज़ वेरी गुड मैनेजमेंट। उनका सीक्रेट था कि उनकी अच्छी मैनेजमेंट है, तो कौन सा फीचर मैनेजमेंट का यहाँ हाईलाइट हो रहा है? मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, डायनामिक फंक्शन, परवेसिव और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। तो देखो ये हॉस्पिटल्स भी चला रहे हैं, स्कूल्स भी रन कर रहे हैं, यानी हर एक किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। सो मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव यहाँ हाईलाइट हुआ है, चाहे कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव द रियलाइजेशन ऑफ विच हैज़ बीन रेफर्ड बाय CEO ऑफ द कंपनी। जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था CEO का, मतलब जो CEO ने इंटरव्यू दिया उसके अकॉर्डिंग उनका क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑल ऑफ द अबव। तो उन्होंने कहा था कि वो हेल्थ और एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लोगों का इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये उनका एक सोशल ऑब्जेक्टिव था। वो समाज के बारे में सोच रहे थे, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं थे, राइट। तो सोशल ऑब्जेक्टिव करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी आर ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस बट दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ एनी एसोसिएशन। यानी सभी अच्छे से एक्सपीरियंस्ड हैं, ट्रेन हैं, लेकिन वो किसी एसोसिएशन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा पर्टिकुलर फीचर ऑफ प्रोफेशन सजेस्ट किया गया है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन और सर्विस मोटिव। तो इन्होंने यहाँ पर ये जो लाइन हाईलाइट की है कि वो किसी एसोसिएशन का पार्ट नहीं है, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन यहाँ पर हाईलाइट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन आज द CEO replied in detail that all activity of their company do not run very well। ये लाइन भी हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ी थी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो खुद से अच्छे से नहीं चल रही हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रहे हैं, सभी लेबर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा वर्क वो कर रहे हैं, ठीक है, साथ मिलकर,
दूसरा, वो खुद से भी अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। यहाँ पर लाइन थी दैट एम्प्लॉयज़ डिसाइड अ डायरेक्शन फॉर देमसेल्फ, वो खुद को भी अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शंस दे रहे हैं कि हमें काम किस तरह से करना है, राइट। सो ये वर्क वो कॉन्टीन्यूस लेवल पर करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके तीनों ही फीचर्स आपसे पूछे गए, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन दिस स्टेटमेंट। सो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस लेवल पर ये कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, सब साथ मिलकर एफर्ट्स कर रहे हैं, और डेलिब्रेट फंक्शन, एम्प्लॉयज़ खुद से भी अपने आप को डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।